नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सबका आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। प्राय इस टॉपिक में बहुत सी गलतियां आप परीक्षा के दौरान करते हैं और वो सबसे बड़ी गलती होती है। पेपर के फॉर्मेट के बारे में हमारी बात हुई थी, वहाँ हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले व्याख्याओं को लेकर पहला प्रश्न होता है, जिसमें 4 व्याख्याएं होती हैं। 8 नंबर की एक व्याख्या होती है। टोटल 32 नंबर का ये पार्ट होता है, भाग होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे पहले आप इसको करते हैं और एग्जामिनर उस चीज़ को देखता है कि आपको उसके विषय में नॉलेज है या नहीं है। और हमने देखा है कि विद्यार्थी यहाँ इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि जो अक्षम्य होती है। यहाँ ध्यान रखने की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो व्याख्या होती है, सहप्रसंग व्याख्या का एक प्रश्न आता है, वहाँ ध्यान रखने की बात होती है कि व्याख्या के सोपान कौन कौन से हैं, किस सोपान में क्या चीज़, क्या मैटर रखा जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने देखा है कि विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता कि कविता लिखने वाला कवि होता है या लेखक होता है। पहली बात कि कविता को जो लिख रहा है, पद्य जो लिख रहा है, उसको हम कवि कहें या लेखक कहें, ये एक बड़ी समस्या है। पद्य या कहें कविता का जो लिखने वाला होता है वो कवि होता है। हमने बार बार पढ़ा है कि लेखक ये कह रहा है, लेखक ये कह रहा है। जब पद्य की बात हो तो ध्यान रखना होगा कि वहाँ कवि से संबोधित करेंगे। सबसे पहली, सबसे बड़ी जो गलती होती है स्टार्टिंग में ही होती है, शुरुआत में ही हो जाती है। बालक करता है, समस्या ये है कि वो समझता ही नहीं उस चीज़ को कि कविता और गद्य और पद्य में क्या अंतर है। गद्य लेखक सीधी सी बात है, गद्य लेखक तो लेखक कहेंगे हम उसको। गद्य और पद्य का अंतर हमें पता होना चाहिए। कविता है और बच्चा लिख देता है निम्नलिखित गद्यांश, आपको पता होना चाहिए गद्यांश नहीं उपद्यांश होता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सब गद्यांश में आते हैं, वो गद्य के अंश हैं, और कविता पद्य का अंश होती है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा। दूसरा, अलग अलग तरीके से विद्यार्थी इस काम को करता है। कभी सीधा प्रसंग लिख देता है और कभी कभी देखा जाता है कि वो जो पेपर में लिखा हुआ है उसी को 3 बार लिख देगा बच्चा। ये व्याख्या का अर्थ नहीं है कि जो आपको पेपर में मिला है उसी को, चूंकि आपने पढ़ा नहीं, उस चीज़ को जानते नहीं, इसलिए उसी को 2 बार उतार दो। पेपर जो चेक करने वाला है वो हर बात को, हर परिस्थिति से वाकिफ़ है, तो उस तरह की भूल नहीं करें कि एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं होगा, आपने लिख दिया बस। काफ़ी जगह सुनने को मिलता है कॉपी भर दो नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप कोई भी बिंदु आप लिखें, संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें, सामने हाशिया छोड़ दें, खाली छोड़ दें उस लाइन को, और उस जहाँ पहला पॉइंट आपका संदर्भ आपने लिखा उसके जस्ट नीचे से अगली लाइन से लिखना शुरू करें। दोस्तों, वो कॉपी आपका चेहरा होती है, वहाँ आपकी प्रतिभा का आकलन उस कॉपी से होता है।
आपका चेहरा नहीं होता कि आप सुंदर हैं असुंदर हैं, कैसे हैं कैसे नहीं। वहाँ एग्जामिनर के सामने आप नहीं हैं, वहाँ तो आपकी कॉपी आपका चेहरा है, आपका अक्स उस कॉपी में दिखाई देता है। हम जानते हैं, हमारा व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई सामान रखा हुआ है, वो यदि अस्त व्यस्त पड़ा है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो घर बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। और वही चीज़ें वही हैं, अलग से कुछ नहीं करना हमको। वही चीज़ें जो हमारे घर में रखी हुई थी, अस्त व्यस्त पड़ी थी, उनको हमने प्रॉपर जगह फोल्ड करके जो भी करना था प्रॉपर जगह उस चीज़ को यदि रख दिया जहाँ उसकी जगह है और जिस तरह वो रखी जानी चाहिए, यदि हमने रख दिया है तो वही घर सुंदर लगने लगेगा। कहने का मतलब है कि मैटर जो भी दिमाग में है, उस मैटर को, उस विषय वस्तु को अच्छे ढंग से करीने से आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चा तो बहुत सुंदर है पर नाक बह रही है, तो सुंदर होने के बाद भी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। एक वही कम सुंदर बालक लेकिन अप टू डेट रहे, नहा धो के फर्स्ट क्लास ढंग से तैयार रहे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो हम लिखें मैटर, वो बहुत ही सिस्टमैटिक हो, व्यवस्थित हो। उस व्यवस्था से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि आप कैसे हैं, किसी भी चीज़ को कितने शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप व्याख्या लिखें या कोई भी प्रश्न लिखें, तो टॉपिक के बाद हाशिया छोड़ें, खाली जगह छोड़ें और उसके बाद पैराग्राफ टाइप में आप उस काम को करें। ये भी नहीं होना चाहिए कि एक पेज शुरू स्टार्टिंग लाइन से शुरू किया, लास्ट में जाके उसको ख़त्म कर दिया, पूरा पृष्ठ भर दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी सुंदर नहीं लगता। यदि उसी पेज को पूरे 2 पैराग्राफों में उस कंटेंट को आप डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा सुंदर लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, यानी कि आपको हाशिया छोड़ना है, जहाँ से आपका बिंदु पॉइंट खत्म हुआ उसके अगली लाइन में नीचे से लिखना आपको शुरू करना है। आपको पैराग्राफ बनाने हैं, एक पृष्ठ पर 2 पैराग्राफ मिनिमम आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बताया बार बार कि शुरू किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे भी उसका सौंदर्य जो है वो खत्म हो जाता है। मैं इन चीज़ों पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से आपका व्यक्तित्व झलकता है। आपने क्या पढ़ा है, किस करीने से किसी चीज़ को रखने की सामर्थ्य आप में है, कुव्वत आप में, वो दिखाई देती है एग्जामिनर को। मैंने अभी घर का बताया था, घर में चीज़ें ठीक सही जगह प्रॉपर रहेंगी तो घर सुंदर लगेगा, और चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं तो घर सुंदर नहीं लगेगा। सब कुछ होते हुए भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारा मैटर आप रख दोगे फिर भी ठीक नहीं लगेगा। क्लियर यहाँ तक की बात। दूसरी बात, जो व्याख्या करेंगे तो अपना अपना मत है, कहीं सीधा प्रसंग मिल जाएगा, कहीं प्रसंग व्याख्या विशेष मिलेंगे, कहीं कुछ लोग सीधी व्याख्या लिख के ही कर देते हैं, तो वो गलत होता है। ध्यान रखें, कोशिश करें बेहतर करने की। सबसे पहले व्याख्या के कुछ चरण है। संदर्भ सबसे पहले आप लिखेंगे। संदर्भ जो होता है उसका मतलब है कि विवेचनात्मक ग्रंथ का परिचय आप दें। वर्णित जो प्रसंग है वो कहाँ से लिया गया है, उस पाठ का शीर्षक क्या है, लेखक या कवि कौन है, ये चीज़ आपको संदर्भ में लिखनी होती है ना। जैसे कई बार आप किताब पढ़ते हो, कोई रेफरेंस बुक आपने पढ़ी, तो उसके अंत में लिखा होता है एक संदर्भ सूची, यानी कि कौन सी बात किस रचना से किस पृष्ठ से ली गई है। वह इतना तक होता है कि किस पृष्ठ से ली गई है, किस पृष्ठ संख्या में, पर ये अंकित है उस किताब में, जो भी मटेरियल, जो भी कोटेशन उन्होंने ली। तो संदर्भ का मतलब समझ में आ रहा है कि उस ग्रंथ के लास्ट में लिखा जाता है कि संदर्भ ग्रंथों की सूची। इसका मतलब कि किस रचना से लिया गया है, कौन इसका लेखक है, किस पृष्ठ पे है और क्या विषय वस्तु है। तो संदर्भ का मतलब कि वर्णित प्रसंग या विवेचनात्मक ग्रंथ, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक क्या है। जो भी कंटेंट आपको दिया है, शीर्षक हो सकता है, नाम बात एक ही है। जैसे हम किसी भी कविता को लें, हम हरियोत जी के संदर्भ में बात करेंगे। हरियोत जी की जो पवन दूती संदेश का
पार्ट हमारे यहाँ लगा हुआ है कुछ, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये किस रचना से लिया गया है। क्लियर? प्रिय प्रवास महाकाव्य से आगे हम चर्चा करेंगे इस पर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगला हमारा बिंदु यही है। तो किस रचना से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया है। ठीक है। शीर्षक क्या है? पवनदूती संदेश। फिर हम और अंदर जा सकते हैं, इसके सर्ग, कौन सा सर्ग? छठा जो सर्ग है वहां से लिया गया है। ठीक है। यानी कि पाठ का नाम या पूरी रचना का नाम, फिर क्या शीर्षक है उसका, उस रचना में उसको क्या नाम दिया गया है। कई बार तो सीधा एक ही शीर्षक ही होता है, वो पूरी रचना, जैसे गद्य में चले जाएंगे तो भाई कहानी का नाम लिख दिया और पूरी कहानी खत्म हो गई, तो वहाँ शीर्षक को आप नहीं अलग, और पाठ का नाम और शीर्षक अलग अलग नहीं होगा। लेकिन जैसे कि महाकाव्य का प्रश्न है, तो महाकाव्य के संदर्भ में ऐसा हो सकता है कि महाकाव्य का नाम है और फिर अलग अलग उसको सर्गों को नाम दिए गए हैं। जैसे रामचरितमानस बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, आप सब परिचित हैं, उसमें 7 कांड है। रचना तो रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास से बहुत ज़्यादा लोग परिचित नहीं, इसलिए मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ तो 7 कांड हैं। हमें पता है कि भाई तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सुंदर कांड से लिया गया है, लंका कांड से लिया गया, तो वहाँ रचना का नाम हो गया और उसके शीर्षक का और आ गया कि किस शीर्षक में इस पद को संकलित किया गया है। ठीक है। ध्यान रहे, संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम क्या है या उसका शीर्षक क्या है, कवि या लेखक कौन है, इसका विशेषकर ये बात इसमें आपको रखनी पड़ेगी। प्रसंग के बारे में जब हम बात करेंगे, दूसरा बिंदु हमारा होगा प्रसंग का। प्रसंग का मतलब है कि जिस विषय वस्तु की आप बात कर रहे हैं उसको क्लियर करें। आगे लिख रहे हैं हम, कोई भी संदेश हमारे पास आया, कोई भी पद हमारे पास आया है, तो यदि उसकी पूर्ववर्ती कुछ बातें हमें पता है, उसको जोड़ सके हम उस धारा में, तो हमें उन बातों पर वहाँ चर्चा करनी, प्रसंग में चर्चा करनी है कि ये बात यहाँ चल रही थी और अब आगे कवि या लेखक ये बात जो आपके कंटेंट में है, जो व्याख्या में है, ये कहना चाहता है। यानी कि हमें उसको पूर्ववर्ती परंपरा से जोड़ना है, उसको जोड़कर बताना कि पहले ये बात हो चुकी है और अब ये बात हो रही है, और इस संदर्भ में क्या कवि या लेखक कहना चाहते हैं, उसके साथ हमारे शब्दों को विराम देना पड़ेगा। हमें कहना चाहते हैं कि, जैसे हम लिखते हैं व्याख्याओं में अक्सर आपको ये मिलेगा, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी बातें हैं, तो की के साथ हमारा जो है प्रसंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रसंग में जैसे होता है कई बार, भाई किस संदर्भ बात, किस प्रसंग बात कर रहे हो, सॉरी किस प्रसंग बात कर रहे हो आप, प्रसंग मतलब क्या बात चल रही है पहले से, तो हम उसको जो पढ़ा हुआ है उससे पहले की कुछ बातें हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, अन्यथा आप अपने हिसाब से जैसा व्याख्या हो, जैसा पद आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग अपनी बात करेंगे। ठीक है। फिर अगला बिंदु आता है व्याख्या का। 2 बातें क्लियर, संदर्भ, कवि, लेखक, रचना, उसका टाइटल, वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। प्रसंग में क्या बात चल रही है उस बात को जोड़ना है, जिस विषय में बात चल रही है उस विषय के बारे में चर्चा हमें प्रसंग के अंदर करनी है। उसके बाद व्याख्या, जो सामने दिया गया है उसको व्याख्यायित करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है, जो जो बातें उससे रिलेटेड हो सकती हैं वो सारी बातें उसमें हमको रखनी है। ठीक है। व्याख्या में मतलब जो है उसको 3 बार नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा होता है अक्सर, 3 बार नहीं लिखना है उसको बताना है कि उसमें क्या कह रहा है कवि या लेखक। गद्य है तो लेखक, पद्य है तो कवि, क्या कहना चाह रहा है वो बातें हमें बतानी है। उसके बाद में आता विशेष। विशेष में जो भी गद्यांश या पद्यांश है उसका सामाजिक मूल्य क्या है, समाज को क्या बताना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है। कोई भी बात है, पवनदूती संदेश चल रहा है तो पवन को जो मैसेज राधा ने दिया कि समाज सेवा करे, पहले
जो कोई भी श्रांत क्लांत पथिक किसी भी तरह के जो भी कंटेंट आपके सामने होगा, आप उसके बारे में बताएंगे कि उसकी सामाजिक उपादेयता क्या है, उपयोगिता क्या है, साहित्यिक उपादेयता क्या है उसकी, उसमें कला पक्ष किस रूप में उभर कर आया है, ये साहित्यिक संदर्भ में आपको चर्चा करनी है, और सांस्कृतिक महत्व उसका, उस बात का, उस कंटेंट का क्या है क्या नहीं है, वो आपको उसमें लिखना है। साहित्यिक में आप उसके छंद की बात कर सकते हो कि किस छंद में ये रचित है। जैसे यहाँ पवनदूती संदेश का है तो मंदाक्रांता छंद की बात आई है कि इस छंद में ये पद्य रचे गए, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ किस छंद में है। अलंकार का कहीं प्रयोग होता है, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे, जो भी काव्य का कला पक्ष है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपकी समझ में आएँ वो चीज़ें हमको वहाँ रखनी है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने बात की है, आपको क्लियर रहे, व्याख्या के संदर्भ में बात की है कि व्याख्या में हम बड़ी गलती करते हैं, पता ही नहीं रहता, कवि कहें या लेखक कहें, ये सबसे बड़ी गलती आती है। पहले पेज में, पहले प्रश्न में गलती मिल जाती है तो फिर एग्जामिनर अलग एंगल से सोचता है आपको, और आप व्याख्या ढंग से करते हैं, और तो आदमी का नज़रिया, एग्जामिनर का नज़रिया अलग होता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें, इसके बारे में मेरी बात हुई। संदर्भ के संदर्भ में हमने बात की, एक संदर्भ में जहाँ से लिया गया है, जो टाइटल है, वो सारी चीज़ें उसमें रखेंगे। प्रसंग में क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उस बात को हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद आगे की बात कहने की चर्चा करेंगे। और व्याख्या में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उसको बढ़ा के बताना है, सारी बातें खोल के लिखनी हैं। और उसके बाद में विशेष में उसका गद्य या पद्य जो भी है, उसका सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, साहित्यिक महत्व क्या है क्या नहीं है, उसका निष्कर्ष जो है वो एक प्रकार से विशेष में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।